तो क्षेत्र पंचायत के सदस्यों को तीन भागों में बांटा जा सकता है। एक है सामान्य सदस्य, दूसरा है पदेन सदस्य और तीसरा है आमंत्रित सदस्य। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सलमान और आप देख रहे हैं पीआरके स्टडी पॉइंट। हमने अपनी पिछली वीडियो में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित ग्राम पंचायतों को डिस्कस किया था और आज की अपनी इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्षेत्र पंचायत के विषय में, यानी उत्तराखंड में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत क्षेत्र पंचायतों में किस प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है, इस सबको डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, क्षेत्र पंचायत में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसकी जनसंख्या, यानी किसी क्षेत्र में कितनी जनसंख्या होनी चाहिए कि उस क्षेत्र को क्षेत्र पंचायत घोषित किया जा सके। तो अगर आप मैदानी क्षेत्रों में निवास करते हैं और मैदानी क्षेत्र में आपको ब्लॉक पंचायत गठित करनी है तो वहां कम से कम जनसंख्या होनी चाहिए 50,000। 50,000 की जनसंख्या पर एक ब्लॉक पंचायत को गठित किया जा सकता है। और अगर हम बात करें अपने पर्वतीय क्षेत्रों के विषय में, तो पर्वतीय क्षेत्रों में ये जनसंख्या होनी चाहिए कम से कम 25,000। और फ्रेंड्स, अपनी लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि ये जो जनसंख्या है, ये जनसंख्या होती है वोटर्स की जनसंख्या, यानी अगर किसी भी क्षेत्र में 50,000 तक वोटर्स हो जाएंगे, यानी बहुत सारी ग्राम पंचायतों को मिलाकर अगर 50,000 तक वोटर्स होंगे, वो भी मैदानी एरिया में, तो वहां पर एक क्षेत्र पंचायत का गठन कर दिया जाएगा, एक ब्लॉक पंचायत गठित कर दी जाएगी। इसी तरह से अगर पहाड़ी क्षेत्रों में या पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं पर कुछ ग्राम पंचायतों को मिलाकर कम से कम वोटर्स हो जाते हैं 25,000, तो वहां पर एक क्षेत्र पंचायत का गठन कर दिया जाएगा। तो पर्वतीय क्षेत्रों में यह संख्या है जनसंख्या 25,000 और मैदानी क्षेत्रों में ये जनसंख्या 50,000। लेकिन ये जो जनसंख्या है, ये है वोटर्स की जनसंख्या, ये कुल जनसंख्या नहीं है। तो फ्रेंड्स, क्षेत्र पंचायत में सबसे पहले हम जो डिस्कस करते हैं वो है जनसंख्या, यानी कि कम से कम वो कितनी जनसंख्या चाहिए जो कि एक क्षेत्र पंचायत को गठित करने के लिए अनिवार्य है। तो अगर हम मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो यहां पर हमें कम से कम 50,000 की जनसंख्या चाहिए जिस पर एक क्षेत्र पंचायत गठित हो सकती है। वहीं हम अपने पर्वतीय क्षेत्रों की यदि बात करें तो उसमें हमें कम से कम 25,000 की जनसंख्या चाहिए। अगर मैदानी क्षेत्रों में बहुत सारी ग्राम पंचायतों को मिलाकर जो नंबर ऑफ वोटर्स हैं वो 25,000 के आसपास हो जाते हैं, तो वहां पर एक क्षेत्र पंचायत गठित कर दी जाती है। अब फ्रेंड्स, पिछली अपनी वीडियो में हमने बताया था कि जो जनसंख्या होती है, जैसे ग्राम पंचायत में बताया था, तो ये जो जनसंख्या होती है ये सामान्य जनसंख्या नहीं है, ये है वोटर्स की जनसंख्या, यानी कितने लोग हैं जो वोट कर सकते हैं। तो अगर मैदानी क्षेत्रों की ग्राम पंचायतों, बहुत सारी ग्राम पंचायतों को मिलाकर टोटल वोटर्स हो जाते हैं 50,000, तो उन टोटल वोटर्स 50,000 के लिए और कुछ ग्राम पंचायतों के लिए एक ब्लॉक पंचायत गठित कर दी जाती है, यानी कि एक ब्लॉक पंचायत के अंतर्गत कई सारी ग्राम पंचायतें आती हैं। और ये ग्राम पंचायतें कितनी होती है जब ये नंबर ऑफ वोटर्स लगभग 50,000 हो जाते हैं, और ये बात है केवल प्लेन एरिया की। और अगर हम हिल एरिया की बात करें तो यहाँ पर एक ब्लॉक पंचायत के अंतर्गत कई सारी ग्राम पंचायतें होती हैं, और ये कई सारी ग्राम पंचायतें, इनका जो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स हैं वो जब 25,000 पहुंच जाएंगे तो उसको एक ग्राम पंचायत घोषित कर दिया जाएगा या उसको एक ग्राम पंचायत के रूप में गठित कर दिया जाएगा। तो ये थी बात जनसंख्या से। अब बात करते हैं हम इसके सदस्य संख्या की। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कि क्षेत्र पंचायत में सदस्य कौन कौन होते हैं। तो क्षेत्र पंचायत के सदस्यों को तीन भागों में बांटा जा सकता है। एक है सामान्य सदस्य, दूसरा है पदेन सदस्य और तीसरा है आमंत्रित सदस्य। हम इनके बारे में बात करेंगे कि ये किस किस तरह से निर्वाचित होकर या मनोनीत होकर हमारे सदस्य बनते हैं हमारी क्षेत्र पंचायत के, और कौन कौन से अधिकार इनको प्राप्त होते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे हम सामान्य सदस्यों के बारे में। तो फ्रेंड्स, सामान्य सदस्य हमारे यहाँ प्रत्यक्ष निर्वाचन यानी डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू हमारे यहाँ क्षेत्र पंचायत का हिस्सा बनते हैं। तो जैसे ग्राम पंचायत में वार्ड सदस्य अपने वार्ड से खड़े होकर इलेक्शन जीतकर वार्ड के सदस्य यानी ग्राम पंचायत के सदस्य बन जाते हैं, इसी प्रकार जो सामान्य सदस्य हैं वो भी हिस्सा लेते हैं चुनाव में, और चुनाव जीतकर वो सामान्य सदस्य के तौर पर क्षेत्र पंचायत का हिस्सा बन जाते हैं। अब हम बात करते हैं पदेन सदस्यों की। तो फ्रेंड्स, पदेन सदस्य आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक ब्लॉक पंचायत है, इस ब्लॉक पंचायत के अधीन बहुत सारी ग्राम पंचायतें होंगी, यानी बहुत सारी ग्राम पंचायतें मिलकर के एक ब्लॉक पंचायत बनाएंगी। तो ये जो ब्लॉक पंचायत है और इसके अधीन जितनी भी ग्राम पंचायत है, इस ग्राम पंचायत के जो भी प्रधान रहे होंगे, जो भी प्रधान निर्वाचित हुए होंगे, वो सभी पदेन सदस्य हैं। तो सबसे पहले ब्लॉक पंचायत के अंतर्गत जितनी भी पंचायतें हैं, जितने भी ग्राम पंचायतें हैं, उन सभी के प्रधान
उन सभी के प्रधान उस ब्लॉक पंचायत के पदेन सदस्य बनते हैं। नंबर 2, ये ब्लॉक पंचायत अगर किसी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है तो वहां का जो विधायक होगा वो इसका पदेन सदस्य कहलाएगा। तो दूसरा पदेन सदस्य हुआ विधायक, और वो भी कौन सी असेंबली का या कौन सी विधानसभा क्षेत्र का, जिस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ये ब्लॉक पंचायत आती है। इसके अतिरिक्त तीसरा जो पदेन सदस्य होगा वो होगा लोकसभा का सांसद। लोकसभा का सांसद, अब इसको कैसे समझते हैं? ये जो ब्लॉक पंचायत है हमारी, ये जो क्षेत्र पंचायत है, वो किसी ना किसी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती होगी। जैसे हम उदाहरण की बात करें तो हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत, हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत एक ब्लॉक है खानपुर। तो खानपुर की ब्लॉक पंचायत में हरिद्वार के वर्तमान सांसद हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत खानपुर ब्लॉक पंचायत के पदेन सदस्य होंगे। तो तीसरे जो पदेन सदस्य होते हैं वो है लोकसभा सांसद। अब इसके आगे जो चौथे पदेन सदस्य होते हैं वो है राज्यसभा सांसद। राज्यसभा सांसद, राज्यसभा के सांसद, परंतु यह है, इसमें यह शर्त है कि वह निवासी होना चाहिए, वहां का निवासी। इसको समझते हैं कि अगर इस ब्लॉक पंचायत का कोई निवासी, इस ब्लॉक पंचायत, जैसे मैंने कहा कि हमारी डोईवाला ब्लॉक पंचायत है, अगर इसका कोई निवासी किसी भी राज्य में जाकर राज्यसभा सांसद बन जाता है, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर कि महाराष्ट्र में जाकर राज्यसभा सांसद उसको बना दिया जाता है, परंतु वो निवासी तो डोईवाला ब्लॉक पंचायत का है, तो वो राज्यसभा सांसद हमारे देश के किसी भी क्षेत्र में हो सकता है या किसी भी राज्य में हो सकता है, लेकिन वो निवासी कहाँ का है? डोईवाला ब्लॉक का। तो डोईवाला ब्लॉक पंचायत का निवासी होने के कारण उसको क्या किया जाएगा? पदेन सदस्य बना दिया जाएगा डोईवाला ब्लॉक का। तो ये हमारे कुछ पदेन सदस्य हैं। इसके अतिरिक्त अब हम बात करेंगे आमंत्रित सदस्य के बारे में। और आमंत्रित सदस्य को हम कैसे समझ सकते हैं कि जो भी व्यक्ति जिला पंचायत का सदस्य है, जिला पंचायत का सदस्य है, वो क्षेत्र पंचायत के लिए आमंत्रित सदस्य का कार्य करता है, लेकिन इसमें एक शर्त है कि वो वहां का निवासी होना चाहिए, वहां का निवासी होना चाहिए। अब हम इसको एक उदाहरण से समझेंगे कि मान लीजिए कि हमारे क्षेत्र में एक क्षेत्र पंचायत है डोईवाला, डोईवाला ब्लॉक है और डोईवाला ब्लॉक पंचायत है। तो अगर कोई व्यक्ति डोईवाला क्षेत्र पंचायत का निवासी है और अगर वो देहरादून जिला पंचायत का सदस्य बन जाता है तो वो हमारी डोईवाला क्षेत्र पंचायत का आमंत्रित सदस्य समझा जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये तो हमने समझा सदस्यों के बारे में। अब हम जानते हैं इन सदस्यों को क्या क्या अधिकार प्राप्त हैं। तो जो सामान्य सदस्य होते हैं वो बैठक में भाग ले सकते हैं, बिल्कुल। क्या पदेन सदस्य बैठक में भाग ले सकते हैं? बिल्कुल, ये बैठक में भाग लेंगे, ठीक है। तो ये भी बैठक में भाग लेंगे और आमंत्रित सदस्य भी बैठक में भाग ले सकते हैं। क्या ये किसी प्रस्ताव पर वोट करने का अधिकार है? तो हाँ, इनको वोट करने का अधिकार है। सामान्य सदस्यों को वोट करने का अधिकार है। तो हाँ, पदेन सदस्यों को भी वोट करने का अधिकार है, परंतु आमंत्रित सदस्यों को वोट करने का अधिकार नहीं होता। रही तीसरी बात, जो कि सबसे प्रमुख अधिकार है, क्या ये अविश्वास प्रस्ताव पर वोट कर सकते हैं? अविश्वास प्रस्ताव पर तो बिल्कुल सामान्य सदस्य अविश्वास प्रस्ताव पर वोट कर सकते हैं, लेकिन पदेन सदस्य अविश्वास प्रस्ताव पर वोट नहीं कर सकते और ना ही आमंत्रित सदस्य अविश्वास प्रस्ताव पर वोट कर सकते। अब इस अविश्वास प्रस्ताव को हम समझेंगे अपने नेक्स्ट स्लाइड में। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे इनकी योग्यताओं के बारे में। तो क्षेत्र पंचायत में जो ब्लॉक प्रमुख है, जो कनिष्ठ, जो ज्येष्ठ उप प्रमुख है, कनिष्ठ उप प्रमुख है या फिर सदस्य है, उन सब की वही योग्यता होती है जो हमने ग्राम पंचायत में प्रधान और सदस्यों के लिए योग्यता पढ़ी है। उसको एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि योग्यता के बारे में कम से कम 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए, तो तभी वो ब्लॉक प्रमुख या ब्लॉक पंचायत का सदस्य बन सकता है। कम से कम 21 वर्ष की आयु। और इसके अतिरिक्त हम मान के चलते हैं कि जो सभी, लगभग सभी पदों के लिए अनिवार्य योग्यताएं हैं, जिसमें क्या है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल या दिवालिया ना होना चाहिए और किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेनी चाहिए उसको। इसके अतिरिक्त अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो शैक्षणिक योग्यता में भी अगर वो जनरल मेल है, जनरल का मेल है, तो उसके लिए कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है।
और अगर वो SC/ST का मेल है, SC/ST मेल है प्लस जनरल का फीमेल है, तो इन सभी के लिए उसे 8वीं पास करना जरूरी है। और अगर हम बात करें वो SC और SC/ST फीमेल है, तो इसके लिए उसे 5वीं पास करना जरूरी है। तो ये हो गई हमारी शैक्षणिक योग्यताएं। इसके अतिरिक्त कुछ योग्यताएं हैं, जैसे कि घर में शौचालय होना जरूरी है, और संतानों से संबंधित जो योग्यता है कि 2 से अधिक संतानें ना हो, ये हमारी योग्यताएं हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त जो इसका सचिव होता है, तो जैसे ब्लॉक प्रमुख है, निर्वाचित होकर के ब्लॉक प्रमुख क्षेत्र पंचायत का प्रमुख बन जाता है, उसी प्रकार सरकारी विभाग से एग्जाम दे करके जो कैंडिडेट आता है उसको उसका सचिव कहा जाता है, और सचिव का नाम है BDO। ये जो पद है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, यानी क्षेत्र पंचायत विकास अधिकारी या क्षेत्रीय विकास अधिकारी कहते हैं इसको। चलो, और अब हम बात करते हैं इसके कार्यकाल की। तो क्षेत्र पंचायत का जो कार्यकाल होता है वो इसकी पहली बैठक से लेकर 5 साल तक का होता है, 5 ईयर। ये हमारा टेन्योर है। इससे पहले भी विघटित की जा सकती है, या फिर अगर ब्लॉक प्रमुख या पंचायत के सदस्य, क्षेत्र पंचायत के सदस्य सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दें तो ये इससे पहले भी विघटित की जा सकती है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम अपनी बैठक के बारे में। तो क्षेत्र पंचायत की जो बैठकें हैं वो उनकी अवधि क्या है? तो क्षेत्र पंचायत की जो बैठक है वो त्रैमासिक होती है, यानी 3 माह में एक बार आयोजित किया जाना अनिवार्य है। यानी कि एक साल में, एक वर्ष में 4 बैठकें जरूरी है, 4 बैठकें जरूरी है। इसके अतिरिक्त इसकी कोई अति अनिवार्य बैठक नहीं होती, तो इसको हम त्रैमासिक कह सकते हैं कि त्रैमासिक बैठक होती है, या एक वर्ष में 4 बैठकें अनिवार्य होती है। अगर बच्चों हम बात करें कि जो हमारे क्षेत्र पंचायत के सदस्य ब्लॉक प्रमुख हैं वो शपथ ग्रहण करते हैं, तो वो शपथ ग्रहण किसके द्वारा करते हैं? तो शपथ की जाती है इनके SDM के द्वारा। तो ब्लॉक प्रमुख को शपथ दिलाने का कार्य SDM करता है। और अगर ये लोग त्याग पत्र दें तो ब्लॉक प्रमुख अपना त्याग पत्र किसे देगा? तो वो देगा अपना त्याग पत्र सीधा DM को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। इसके अतिरिक्त अगर हम बैठकों की या बैठक की बात की हमने, अगर हम गणपूर्ति की बात करें या कॉरम की बात करें, तो कॉरम में पिछली अपनी वीडियो में मैंने बताया था कि कम से कम वो सदस्य संख्या जिसकी उपस्थिति अनिवार्य है एक बैठक के संचालन के लिए, यानी कार्यवाही को आगे बढ़ाने के लिए कम से कम इतने सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है। तो कम से कम उपस्थिति को कॉरम या गणपूर्ति कहा जाता है, और ये गणपूर्ति है 1/3, यानी कुल सदस्यों का 1/3 अगर उपस्थित होगा तो ही हम सदन की कार्यवाही को आगे संचालित कर सकते हैं, वरना उस बैठक को स्थगित कर दिया जाएगा उस समय। तो फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं अविश्वास प्रस्ताव की। तो अविश्वास प्रस्ताव या नो कॉन्फिडेंस मोशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हमें पता चलता है कि हमारा जो ब्लॉक प्रमुख है या फिर जो भी प्रमुख उस समय है, और हमने उस व्यक्ति को गलत अपॉइंट कर लिया, यानी एक ऐसे व्यक्ति को अपॉइंट कर लिया है, एक ऐसे व्यक्ति को हमने निर्वाचित कर दिया है जो कि उस पद पर बने रहने के लिए योग्य नहीं है, तो उसको हटाने की जो प्रक्रिया है उसे कहा जाता है अविश्वास प्रस्ताव या नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी ब्लॉक प्रमुख को हटाने की प्रक्रिया क्या होती है? अब देखिए, हमने सामान्य सदस्यों को डिस्कस किया था। तो अगर सामान्य सदस्य के 1/2 यानी आधे सामान्य सदस्य एक प्रस्ताव बनाते हैं, एक प्रस्ताव तैयार करते हैं, और इस प्रस्ताव तैयार करने के बाद वो भेजते हैं इस प्रस्ताव को CDO यानी राज्य के मुख्य विकास अधिकारी के पास। तो मुख्य विकास अधिकारी इस प्रस्ताव का संज्ञान लेकर के 1 महीने के भीतर एक बैठक आहूत कराएगा। इस बैठक को करवाने का केवल 1 माह है उसके पास, विद इन 1 मंथ, यानी 1 माह के भीतर एक बैठक आयोजित करवाएगा। इस बैठक की अध्यक्षता जो करेगा वो होगा SDM, और यहाँ पर क्षेत्र पंचायत के सदस्य बैठे होंगे। और अगर ये सभी सदस्य, इन सभी सदस्यों में से इस प्रस्ताव को 2/3 बहुमत मिल जाता है, 2/3 बहुमत मिल जाता है, तो हम मानते हैं कि ये प्रस्ताव पारित हो जाता है, और फिर जो ब्लॉक प्रमुख है वो अपना रिजाइन या इस्तीफा देने के लिए बाध्य हो जाता है। तो इस प्रकार क्षेत्र पंचायत में से जो प्रमुख है उसको हटा दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी क्षेत्र पंचायत के विषय में एक डिटेल वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और हाँ, हमारे जल्द ही हमारे नए बैच जो कि ऑफलाइन है वो शुरू होने वाले हैं, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके आगे की डिटेल हम अपनी आगे आने वाली कुछ वीडियो में दे देंगे।